नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में ही रहेंगे या फिर सीबीआई को मिलेगी रिमांड। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज। केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से 4 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे नामांकन। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को होगा मतदान। वहीं बिहार में पहले चरण के नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन आज शेष उम्मीदवारों की कर सकता है घोषणा। महायुति गठबंधन में राकंपा के अलावा भाजपा और मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना है शामिल। वहीं तेलंगाना के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की आज अंतिम सूची जारी होने की संभावना। प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा उल्लंघन मामले में तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा पूछताछ के लिए आज दिल्ली बुलाया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत। एजेंसी ने मामले में महुआ के मित्र दर्शन हीरनंदानी को भी किया तलब। यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा अपनी पहली भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय साझेदारी और सहयोग से संबंधित मामलों पर होगी चर्चा। खेल की खबरों में आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद का खुला जीत का खाता। हाई स्कोरिंग मैच में मुंबई को दी 31 रन से मात। आईपीएल के इतिहास में पहली बार एक मैच में बने 500 से ज्यादा रन। आज दिल्ली का सामना राजस्थान रॉयल्स से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की हिरासत अवधि आज खत्म हो रही है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। अदालत तय करेगी कि क्या अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में आगे भी भेजा जाए या फिर सीबीआई को रिमांड दी जाए। साथ ही केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर भी आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से कानूनी प्रक्रिया बाधित हो सकती है, न्याय प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि आज केजरीवाल अदालत में बड़ा खुलासा करेंगे। इससे पहले कल हुई सुनवाई में केजरीवाल को अदालत से राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर फौरन आदेश से इंकार कर दिया। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को अदालत में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने ईडी को जवाब देने को कहा है। दिल्ली आबकारी घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए 9 बार केजरीवाल को सम्मन भेजा था। केजरीवाल ने 8वें सम्मन तक का कोई जवाब नहीं दिया था और ना ही वो ईडी के सामने पेश हुए थे। इसके बाद ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और बार बार सम्मन भेजे जाने पर उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस भेजा है। इस पर दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि अब तो हाईकोर्ट भी जानना चाहती है कि क्या ये गिरफ्तारी केवल चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। ये गिरफ्तारी गैर लोकतांत्रिक है और गैर कानूनी है। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या ये अरेस्ट मोटिवेटेड है। आज हाईकोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर लोकतांत्रिक हो सकता है। आज हाईकोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर कानूनी हो सकता है और इसी कारण से हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है। और बहुत स्पष्ट तौर से आप देखेंगे कि पैरा 15 में हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है, इस अरेस्ट की लीगैलिटी को। क्या ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्या ये अरेस्ट इलेक्शन को और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। और नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। यहां पर नीरज सिंह से बात करते हैं। आज केजरीवाल के लिए अहम दिन है।
क्या उनकी जो मुश्किलें हैं जो वो बढ़ती हुई नजर आएंगी? नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, ईडी या सीबीआई, किसको मिलेगी रिमांड अरविंद केजरीवाल की? एक बड़ा सवाल यहां पर आज है। क्या कुछ होने वाला है आज अदालत में? क्या कुछ कार्यक्रम है? किस तरह से केजरीवाल उन्होंने अपनी जो याचिका है वो 2 हिस्सों में बांट दी थी। उन्होंने अपनी जो अरेस्ट है उसको चुनौती दी है, साथ ही उस पर फौरन आदेश की भी उन्होंने बात की थी, जिसकी तहत उन्हें अदालत से यहां पर कोई भी राहत नहीं मिली कल। लेकिन आज क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, 2 बजे से पहले जो ईडी है वो अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। और अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है, ईडी अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है उसको बढ़ाने के लिए एक बार फिर से दलील देगी, क्योंकि ईडी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल उनके साथ जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कई सारे जो सवाल हैं जिनके जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने इस बात का भी ईडी से उल्लेख किया है कि उनके फोन का पासवर्ड उनको नहीं मालूम है, जो फोन ईडी ने जब्त किए हैं। दूसरी तरफ चूंकि सीबीआई में भी अरविंद केजरीवाल का मामला चल रहा है, सीबीआई ने भी इससे पहले कई बार छापेमारी की कार्रवाई भी की थी, पूछताछ भी सीबीआई ने की थी। और अगर अरविंद केजरीवाल की रिमांड अगर ईडी नहीं मांगेगी तो निश्चित तौर पर जो सीबीआई है वो अदालत में अपना पक्ष रखेगी कि केस की डिटेल में जाने के लिए, केस की तहकीकात में पूरी तरीके से जाने के लिए अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो ली जानी महत्वपूर्ण है। उस लिहाज से देखें कि अगर ईडी अपनी रिमांड की दलीलों को नहीं कोर्ट के सामने रखती है या ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, तो उस स्थिति में सीबीआई अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगने की अदालत में कोशिश करेगी और चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल की ज्यादा से ज्यादा दिनों तक उनको रिमांड मिले, ताकि जो पूछताछ है इस केस को लेकर अरविंद केजरीवाल से हो सके। दूसरा, निश्चित तौर पर आपने देखा भी होगा कि हाई कोर्ट ने कोई भी अंतरिम जो राहत है वो देने से इनकार कर दिया है और ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अपना जो पक्ष है वो स्थानीय अदालत में रखना चाहिए। इसके साथ साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ईडी से भी ये कहा गया है कि ईडी भी अपने जो जवाब है वो दाखिल करे कोर्ट के सामने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात का आरोप लगाते रहे हैं कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी तरीके से हुई है और उनके खिलाफ किसी तरह के सबूत नहीं है। जबकि ईडी का ये कहना है कि उनके पास तमाम सबूत हैं, इन सबूतों की तमाम जो दस्तावेज हैं वो ईडी के पास मौजूद हैं कि किस तरीके से साउथ लॉबी का जो पैसा है वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचा और उस पैसे का प्रयोग गोवा के इलेक्शन में भी हुआ है। और यहां तक कि ईडी ने गोवा की जो आम आदमी पार्टी के जो तमाम पदाधिकारियों और इसके अलावा वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, उनको भी सम्मन जारी किया है ताकि इस पूछताछ को और आगे बढ़ाया जा सके। अब देखना होगा कि जब अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ईडी की तरफ से किस तरह की दलीलें रहेंगी और अरविंद केजरीवाल अपने सफाई में क्या पेश करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि ईडी कोशिश करेगी अरविंद केजरीवाल की और जो रिमांड है वो ले सके, ताकि इस पूछताछ को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि कई सारे सवालों के जवाब अभी भी अरविंद केजरीवाल ईडी को नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर नीरज, केजरीवाल के पद पर बने रहने को लेकर भी एक जनहित याचिका दायर की गई है अदालत में, उसको लेकर भी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जनहित याचिका दायर की गई है कि किस तरीके से जेल के अंदर रहकर अरविंद केजरीवाल एज ए मुख्यमंत्री जो दिशा निर्देश हैं वो कैसे दे सकते हैं। एक तो नैतिकता का भी ये मामला बनता है कि आपको मुख्यमंत्री होने के नाते कई सारे जो काम हैं वो करने पड़ते हैं, कैबिनेट की बैठक बुलानी पड़ती है। अब जेल के अंदर तो कैबिनेट की बैठक बुलाई नहीं जा सकती। इसके अलावा कई सारी फाइलें हैं, उन पर आपको साइन करने होते हैं, उन फाइलों को उपराज्यपाल के पास भेजा जाता है ताकि जो जरूरी कामकाज हैं उनको निपटाया जा सके। लेकिन जिस तरह के हालात लग रहे हैं, एक तो जो फाइल है वो तिहाड़ जेल में नहीं जा सकती और इसके अलावा कैबिनेट की जो बैठक है वो भी नहीं हो सकती। तो नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये निश्चित तौर पर एक दबाव है कि किस तरीके से वो अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, क्योंकि आपने इससे पहले भी देखा होगा कि जो मनीष सिसोदिया हैं उनके लिए भी यही कहा गया था कि वो पद पर बने रहेंगे और जेल के अंदर से ही अपना जो काम है वो करते रहेंगे। उससे पहले सत्येंद्र जैन के लिए भी यही बोला गया था कि वो पद पर बने रहेंगे और जेल के अंदर से अपना जो काम है वो करते रहेंगे। लेकिन उन दोनों को अपना जो पद है वो छोड़ना पड़ा। तो निश्चित तौर पर नैतिक रूप से जरूर अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये जिम्मेदारी भी है और ये दायित्व भी बनता है कि वो मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो जेल के अंदर रहकर नहीं निर्वहन कर सकते। इसी को लेकर जनहित याचिका भी दायर की गई है। और जहां तक कानूनी प्रावधान की बात है तो निश्चित तौर पर
कैबिनेट की बैठक और जो दूसरे कामकाज हैं वो जेल के अंदर से नहीं हो सकते, तो हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से भी किसी तरह का जो दिशा निर्देश है वो आ सकता है, और या फिर अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से भी कोई स्टेप उठा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर नीरज, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा, और इस बीच यहाँ पर भी खबर आ रही थी कि एक बार फिर जो आप है वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन को लेकर आगे बढ़ सकती है। ऐसे में किस तरह से यहाँ पर तैयारी है, किस तरह से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल आपकी अगर आप देखें कि लीगल टीम जिस तरीके से कोर्ट में प्रदर्शन कर रही है उसको लेकर भी सख्त टिप्पणी की गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट में जाना चाहेगा और कोई भी उसको रोकने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि न्यायालय का दरवाजा खटखटाना हर किसी का राइट है और आप उस राइट को किसी के भी व्यक्ति के रोक नहीं सकते हो। दूसरा, आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का आरोप तो लगाती रही है कि अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, और इसी तरह के आरोप मनीष सिसोदिया के भी ऊपर उन्होंने लगाए, इसी तरह के आरोप संजय सिंह के ऊपर भी उन्होंने लगाए, और इसी तरह के आरोप सत्येंद्र जैन पर भी लगाए। लेकिन ईडी ने अपनी तरफ से ये स्पष्ट किया है, कोर्ट को स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दी है कि किस तरीके से उन्होंने इस केस को आगे बढ़ाया है, किस तरीके से मनीष सिसोदिया की भूमिका थी, किस तरह से संजय सिंह की भूमिका थी, और अरविंद केजरीवाल की भी इसमें किस तरह की भूमिका थी। विजय नायर के थ्रू उन्होंने समीर महेंद्रू से बात की, उसके बाद साउथ लॉबी इसमें इन्वॉल्व हुई और 100 करोड़ की जो रकम है वो इन तक पहुंचाई गई, जिसका प्रयोग चुनावों में किया गया। तो ये तमाम जानकारी ईडी के पास भी मौजूद है। और दूसरा, अगर कोई भी विरोध प्रदर्शन करेगा, अगर शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी विरोध प्रदर्शन करता है तो उसको कानून भी इजाजत देता है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे के अधिकारों को उल्लंघन करेंगे, किसी के राइट में बाधा डालेंगे तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और अगली खबर पर भी हम और अपडेट आपसे लेंगे, क्योंकि अगली खबर हम यहाँ पर बात करेंगे महुआ मोइत्रा की। कैश फॉर क्वेरी केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को पूछताछ करने के लिए बुलाया है, और एजेंसी महुआ से विदेशी मुद्रा उल्लंघन यानी कि फेमा मामले में पूछताछ करना चाहती है। उनका बयान दर्ज करने के बाद कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शन और एक एनआरआई खाते से जुड़े लेन देन भी एजेंसी की जांच के दायरे में है। जांच एजेंसी इससे पहले भी फेमा के तहत मोइत्रा को 2 बार सम्मन भेज चुकी है, लेकिन वो अपने आधिकारिक काम का हवाला देकर पेश नहीं हुई। महुआ के अलावा ईडी ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को भी सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। तो नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट है? क्या महुआ मोइत्रा, जो लगातार ईडी के सम्मन्स को इग्नोर कर रही हैं, टाल रही हैं, आज वो पूछताछ के लिए पेश होंगी? देखिए, संभावना जया कम लग रही है, क्योंकि जो खबर आ रही है उसके अनुसार शायद महुआ मोइत्रा ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं होंगी, और उन्होंने ये कहा है कि वो चुनावी व्यस्तता के कारण ईडी के सामने नहीं पेश हो सकती। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, और ईडी के जो अधिकारी हैं वो 11 बजे से इंतजार करेंगे महुआ मोइत्रा का, क्योंकि दर्शन हीराचंदानी को भी ईडी ने सम्मन किया है, पूछताछ के लिए आज बुलाया है। दोनों को ही आमने सामने बैठाकर जो पूछताछ है वो की जाएगी, और काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से पैसे के बदले या कह सकते हैं गिफ्ट के बदले सवाल पूछे गए संसद के अंदर, वो एक गंभीर मामला है। और इसके अलावा जो महुआ मोइत्रा एज ए सांसद होते हुए उनका जो लॉगिंग और पासवर्ड है वो हीरा नंदानी उसके पास मौजूद था, और दर्शन हीरानंदानी गिफ्ट के बदले महुआ मोइत्रा से जो सवाल हैं वो पूछवाते थे संसद के अंदर। तो ये तमाम गंभीर आरोप महुआ मोइत्रा के ऊपर हैं, और निशिकांत दुबे ने इसकी शिकायत भी की थी लोकपाल से, और लोकपाल की शिकायत के बाद सीबीआई ने भी इसमें मामला दर्ज किया, और 4 दिन पहले सीबीआई ने भी रेड करी थी महुआ मोइत्रा के घर पे और उनके ऑफिस में। और अब चूंकि महत्वपूर्ण है, ईडी के जो तमाम जो अधिकारी हैं जो महुआ मोइत्रा से पूछताछ करना चाहते हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि महुआ मोइत्रा ईडी की पूछताछ में शामिल हो, और दर्शन हीराचंदानी के आमने सामने बैठाकर तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब ईडी के अधिकारी लेने की जो कोशिश है वो करेंगे। लेकिन अब देखना है कि महुआ मोइत्रा पेश होती हैं या फिर कोई नया बहाना बनाती हैं, क्योंकि ये तीसरा ईडी का सम्मन है। जब वो पूछताछ में अगर नहीं आती हैं तो उनके लिए आने वाले समय में मुश्किलें हो सकती हैं। आपने देखा भी होगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने भी ईडी के सम्मानों की अवहेलना करी थी, तो उनको खामियाजा उठाना पड़ा उसका। और अब अगर महुआ मोइत्रा भी इस तरह के लगातार बहाने बनाएंगी तो उनके खिलाफ भी ईडी सख्त कदम उठा सकती है। बिल्कुल नीरज, यहाँ पर उन्होंने तो चुनावी रण का बहाना दे दिया कि वो प्रचार में जुटी हुई है। जो बिजनेसमैन है दर्शन हीरानंदानी, उनको लेकर भी क्या कुछ अपडेट है?
देखिए, अभी तक दर्शन हीरानंदानी नहीं पहुंचे हैं। 11 बजे के बाद ही सामान्यतः जो तमाम जो लोग हैं जिनको ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है उस समय पहुंचते हैं। तो 11 बजे तक हमें वेट करना होगा कि दर्शन हीरानंदानी ईडी के पूछताछ में शामिल होते हैं या नहीं। इससे पहले फरवरी में जरूर वो ईडी की पूछताछ में शामिल हुए थे और उन्होंने तमाम जो तथ्य हैं वो ईडी के सामने रखे थे। तो उम्मीद की जा रही है कि आज वो पहुंचेंगे जब ईडी ने उन्हें सम्मन किया है, और 11 बजे के बाद वो कभी भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं आ रही कि वो पूछताछ में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि पहले भी वो पूछताछ में शामिल हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और जो बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी हैं, दोनों को आमने सामने बिठाकर यहां पर ईडी पूछताछ करना चाहती है। कैश व क्वेरी मामला है, सीबीआई की जांच चल रही है। महुआ मोइत्रा पर उनके घर पर छापे भी हुए हैं सीबीआई के। पश्चिम बंगाल में अब देखना है कि आज एक बार फिर उन्होंने जरूर हवाला दिया है कि वो चुनावी रण में व्यस्त हैं और इसलिए ईडी के सामने पूछताछ के लिए शामिल नहीं हो पाएंगी। फिर भी 11 बजे का समय है, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आज। खबरों में आगे बढ़े तो प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के तहत उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को एक बार फिर सम्मन जारी कर 2 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे और कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में हरक सिंह रावत को सम्मन जारी किया है। पिछले सम्मन पर हरक सिंह रावत ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूं और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूं। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूं और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और न्यूज़ एट 10 में अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा आम चुनाव 2024 में दूसरे चरण में मतदान वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 88 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन आयोग ने राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद आम चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र आज से भरे जा रहे हैं। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा मणिपुर की एक सीट शामिल है। बता दें कि दूसरे चरण के लिए 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चलेगी और 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 8 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। बिहार में पहले चरण की 4 सीटों के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है।
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बिहार की 4 सीटों को छोड़कर बाकी 98 सीटों पर नामांकन का कल आखिरी दिन था। ऋषि कुमार इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। तो दूसरे चरण में 12 राज्यों की 88 सीटों पर यहां पर मतदान होगा और उसके लिए नामांकन की भी घोषणा हो गई है। क्या कुछ अपडेट है ऋषि? आज बहुत सुबह सुबह ही चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए। बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के लिए जो मतदान होना है उसका नोटिफिकेशन आज सुबह सुबह जारी करके जो उम्मीदवार हैं उनको मौका दिया है कि वो तत्काल सुबह जाकर जैसे ही जो ऑफिस समय शुरू होता है वहां पर निर्वाचन अधिकारी के पास जाकर वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता था कि नोटिफिकेशन का थोड़ा सा इंतजार करते थे उसके बाद होता था। हालांकि इसके लिए पर्याप्त समय रहता था, लेकिन आयोग ने कुछ भी घंटों की देरी नहीं की है और सीधा सीधा नोटिफिकेशन करके सुबह ही उसको जारी कर दिया। जहां तक इस पूरे नोटिफिकेशन की बात करें तो वैसे तो 88 सीटों के लिए नोटिफिकेशन है, लेकिन जो मतदान होना है वो 89 सीटों पर है, क्योंकि मणिपुर में एक सीट पर 2 चरणों में मतदान होना है। जो बाहरी मणिपुर का बाहरी और आंतरिक जो इलाका है सीट का, जो लोकसभा की सीट है, उसमें ये सुरक्षा के मद्देनजर चुनाव आयोग ने प्रावधान किया है। बाकी के हम देख सकते हैं कि अभी जो बिहार में 4 सीटों पर अभी नोटिफिकेशन का उनके पास नामांकन का अवसर है, क्योंकि वहां पर होली की वजह से चुनाव आयोग ने 1 दिन का अतिरिक्त समय बिहार में दिया था। बिहार में होली 1 दिन बाद ही मनाई गई थी। तो आयोग की पुरजोर कोशिश है कि जितनी भी ज्यादा सुविधाएं राजनीतिक दलों को, उम्मीदवारों को और मतदाताओं को दी जा सकती हैं वो दी जाए। इसी वजह से होली का ख्याल रखा गया है, ईद का ख्याल रखा गया है और जो स्थानीय स्तर के जो तमाम त्योहार हैं, जो कस्टम्स हैं, उन सब का ख्याल रखा गया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा ख्याल जो रखा गया है वो है मौसम का ख्याल, और इसी को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने हाल ही में मौसम को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है कि इस बार जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से जो जारी जानकारी के आधार पर कि इस बार गर्मी ज्यादा रहेगी और वैसे भी जून तक मतदान होना है, 1 जून को आखिरी मतदान है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको लेकर प्रत्येक मतदान बूथ पर और चुनाव कर्मियों के लिए इस बात के इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं कि ताकि उनका गर्मी से उनको निजात मिल सके। तो बेहद खास है इस बात के चुनाव को लेकर जो तमाम पहलू हैं, इसमें अगर हम देखें तो चुनाव आयोग ने इस बात को और ज्यादा रेखांकित किया है कि जो गाइडलाइंस हैं उनका किस तरीके से पालन किया जाता है। सबसे बड़ी गाइडलाइन ये है कि जो आपराधिक रिकॉर्ड है या जो उनकी संपत्ति का ब्यौरा है उसको अखबार में 2 से 3 बार 3 से 4 बार उसको उन्हें प्रकाशित करवाना है और ये सुनिश्चित करना है कि लोगों के बीच में ये जानकारी पहुंच जा रही है कि उसके उम्मीदवार का किस तरीके का चारित्रिक रिकॉर्ड है और क्या राजनीतिक रिकॉर्ड है। तो पूरी कोशिश है आयोग की कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जो उनके पास जिम्मेदारी है संविधान में, उसका वो पालन करे और न सिर्फ पालन करे बल्कि लोगों को सहूलियत देते हुए अधिक से अधिक मतदान हो, इसकी भी पुरजोर कोशिश आयोग की हमेशा रही है। और इसके लिए स्वीप के माध्यम से ये इस तरीके के जो अभियान है अब उनकी जानकारियां मिलना शुरू हो रही है कि किस तरीके से जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा स्वीप कार्यक्रमों को शुरुआत की जा रही है कि लोगों के बीच में जो मतदान को लेकर जागरूकता है उसको बढ़ावा मिल सके। बिल्कुल ऋषि, यहाँ पे पहले चरण के लिए जो नामांकन था उसका कल आखिरी दिन था, किस तरह से क्या कुछ यहाँ पर अपडेट रही उसको? कई सीटें हैं, हरिद्वार समेत दक्षिण की भी कुछ सीटें रही जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में नामांकन हुए, लेकिन असली तस्वीर तो तब साफ होगी जब स्क्रूटनी होगी, जांच होगी। इसमें भी लेकर अंतिम समय तक संशय बना रहता है। बिल्कुल, देखिए जया, हमारे संविधान में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है, नागरिक होने के अलावा और जो उनके आवश्यकताएं हैं अगर वो कोई व्यक्ति पूरी करता है तो प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हमारी संसदीय प्रणाली है और इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम के अलावा निर्दलीय चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा जो अधिकार है लोगों को, वो हमारी लोकतांत्रिक मजबूती को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे में निर्दलीय के तौर पर जब उम्मीदवार ज्यादा आ जाते हैं और उसके लिए वो सभी जरूरती जो प्रावधान है उसको पूरा करते हैं, तो ऐसे में जो उम्मीदवारों की जो संख्या है वो काफी बढ़ जाती है। अभी हाल ही में चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे वो बिहार से हो या अन्य जगहों से जो रिपोर्ट्स प्राप्त हो रही हैं, उत्तर प्रदेश से भी प्राप्त हो रही है कि निर्दलीयों की संख्या अभी शुरुआती चरण में हमने देखा है कि काफी ज्यादा दिखाई दे रही है।
लेकिन स्क्रूटनी, जैसे कि हम जानते हैं कि स्क्रूटनी एक बड़ा प्रावधान है जिसमें चुनाव आयोग देखता है कि उन्होंने जो आवेदन किया है वो क्या पर्याप्त नियमों का पालन करते हुए किया गया है या नहीं किया गया है। वैसी स्थिति में आयोग की पुरजोर कोशिश होती है कि ईवीएम से चुनाव हो, और ईवीएम से चुनाव में एक ईवीएम के साथ साथ दो ईवीएम को, तीन ईवीएम को लगाने का प्रावधान है। बिल्कुल। लेकिन इस अधिक का प्रावधान भी आयोग के पास है, तकनीकी पहलुओं के आधार पर भी है, लेकिन आयोग ने उसको ज्यादा विस्तारित नहीं किया है, क्योंकि हमारी जो चुनाव आचार संहिता है और जो नियम है वो राजनीतिक दलों के साथ बैठकर चुनाव आयोग तय करता है। तो ऐसे में उन सब चीजों को विस्तारित किया जाता है। हालांकि ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आता है कि 50-60 उम्मीदवार किसी भी चुनावी मैदान में हो, 30-32 बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अमूमन 10-12 उम्मीदवार ही रहते हैं। तो ऐसे में कोई मुश्किल नहीं आती है आयोग को चुनाव कराने में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इस वक्त जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ती हुई, यहाँ पे दूसरे चरण के लिए जो नामांकन है उसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों पर किस उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा जाए, इसको लेकर एनडीए और इंडी गठबंधन में लगातार बैठकों का दौर जारी है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति यानी कि एनडीए में लगभग सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। संभावना है कि आज एनडीए महायुति सीट बंटवारे का ऐलान कर सकती है। अगर राज ठाकरे की एमएनएस भी एनडीए महायुति गठबंधन में आती है तो एक सीट उन्हें भी दी जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने 10 राज्यों में अपने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को महाराष्ट्र, ओपी धनखड़ को दिल्ली, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु को असम का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। साथ ही अविनाश राय खन्ना को त्रिपुरा, अभय पाटिल को तेलंगाना, नलिन कोहली को नागालैंड, देवेश कुमार को मिजोरम, अजीत गोपछड़े को मणिपुर, एम चुबा आओ को मेघालय का प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव प्रभारी बनाए गए वैजयंत पांडा की मदद के लिए रमेश विदुड़ी, विधायक संजीव चौरसिया और संजय भाटिया को सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र में निर्मल कुमार सुराना और जयभान सिंह पवैया को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर अलका गुर्जर को दिल्ली का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि रघुनाथ कुलकर्णी को अंडमान निकोबार का सह प्रभारी बनाया गया है। नलिन कुमार कटील को केरल का सह प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जम्मू के नागरोट में मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि भाजपा जम्मू को विकास की ऊंचाइयों पर देखना चाहती है। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को शांति और विकास विरोधी बताया। भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए हर भारतीय की भागीदारी को उन्होंने आवश्यक बताया। शांति के लिए तो लगातार मोदी सरकार ने प्रयास किए हैं और लगातार आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं। कश्मीर में खुशहाली, संपन्नता, समृद्धि ये केवल इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर लगातार 370-35 को हटाने के बाद उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए, टूरिज्म को बल दिया गया, रिकॉर्ड 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए। आज निवेश के नए रिकॉर्ड बनने यहाँ पर जा रहा है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, शांति हम लगातार बनाए रखना चाहते हैं और स्टेटहुड की बात इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले 2 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। हिमाचल कांग्रेस में संजय अवस्थी और चंद्रशेखर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। संजय अवस्थी जिला सोलन के तहत आने वाली अर्की विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और वे स्वास्थ्य विभाग के मुख्य संसदीय सचिव भी हैं। इसके साथ ही जिला मंडी के तहत आने वाले धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रशेखर को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। जिला मंडी से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतने वाले चंद्रशेखर एकमात्र विधायक हैं। और महाराष्ट्र में अमरावती की निवर्तमान सांसद नवनीत राणा बुधवार को आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गई। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने नवनीत का पार्टी में स्वागत किया।
इससे पहले दिन में भाजपा ने नवनीत राणा को अमरावती से पार्टी उम्मीदवार घोषित किया था। भाजपा में शामिल होने के बाद नवनीत राणा ने कहा कि वे पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों पर काम कर रही हैं। उनकी विचारधारा भी भाजपा से मेल खाती है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत भाजपा के 5 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा सकते हैं। बुधवार को नामांकन की आखिरी तारीख थी, लेकिन इन विधानसभा सीटों से किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। सीएम पेमा खांडू ने मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। वो अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को विधानसभा की 60 सीटों के लिए मतदान होना है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी की है। इसमें से 4 राज्यों की 14 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। कांग्रेस ने गाजियाबाद की सीट से डॉली शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनेब चंदेल ने सुप्रिया श्रीने द्वारा दिए गए बयान पर उनका बचाव किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से महिलाओं को आगे ले जाने की रही है। वहीं उन्होंने कंगना रनावत को हिमाचल की बेटी बताया। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा है, हमेशा मान सम्मान किया है और कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से महिलाओं को आगे ले जाने की रही है। जहां तक सुप्रिया जी के बयान की बात की जा रही है, उन्होंने खुद अपने आप सामने आके क्लैरिफाई किया है कि उनके जो अकाउंट्स हैं वो बहुत सारे, उनके एक्सेस जो है वो कईयों के पास हैं, तो उन्होंने उसकी शिकायत भी उन्होंने की है। ट्विटर को भी उन्होंने इससे अवगत करवा दिया है और उन्होंने कहा है कि मैंने कभी भी इस तरह का कोई भी बयान नहीं दिया है। तो ये बात तो यहीं खत्म हो जाती है। जहां तक कंगना जी की बात है, वो हिमाचल की बेटी है और कांग्रेस का तो हमेशा से विचारधारा रही है कि हम लोग सब महिलाओं का मान सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र, बिहार से लेकर यूपी तक इंडी अलायंस में घमासान जारी है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के प्रत्याशियों के ऐलान से कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना के साथ ही अपनी पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। वहीं प्रकाश अंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी से गठबंधन तोड़ दिया है। बिहार में भी इंडी अलायंस में सीटों के बंटवारे पर खींचतान जारी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की समय सीमा खत्म हो गई है और इस अहम समय में भी इंडी गठबंधन के दलों के बीच आपसी मनमुटाव खुलकर सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर घोर घमासान जारी है। मुरादाबाद में पार्टी ने 24 घंटे में 2 उम्मीदवार बदल दिए हैं। असमंजस के बीच सोमवार को पहले एसटी हसन ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद मंगलवार को रुचि वीरा ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया। वहीं रामपुर में भी उम्मीदवार पर रार के बीच पार्टी ने दिल्ली के मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। यहां से सपा जिलाध्यक्ष ने भी पर्चा खरीदा है। यानी रामपुर और मुरादाबाद में पार्टी के 2 नेता आमने सामने हैं। आपस में यहाँ पर जो तनाव किसी कैबिनेट में वो खत्म हो, हम अपने हम वतनों के साथ भी मोहब्बत से हमसे रहें और कॉन्स्टिट्यूशन से जो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया जो हमारा राइट है, सिटीजन ऑफ इंडिया जो हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें बराबरी के हकूक दिए हैं उनका पालन किया। पूरे मुल्क में चुनाव इंडिया एनडीए वर्सेस है। और उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन के दल कंफ्यूजन के शिकार है तो महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के 17 प्रत्याशियों के ऐलान से कांग्रेस उखड़ गई है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने भिवंडी, मुंबई दक्षिण, मध्य और सांगली लोकसभा सीट के लिए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे द्वारा अपने उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने पर आपत्ति जताई है। मोर्चा कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने संभाला है, जिन्होंने काफी तल्ख टिप्पणी की है। जिस तरीके से शिवसेना ने जोर जबरदस्ती की है और एक तरह से कांग्रेस पार्टी को अपने घुटने पे लाके दे दिया है, वह निश्चित तौर पर शिवसेना के पूरे नियत के ऊपर सवाल करने वाला है। जो कांग्रेस का वोटर है वो कहां जाएगा? कांग्रेस को जो वर्षों से लगातार वोट करते आए हैं, क्या वो शिवसेना के इस हरकत के बाद शिवसेना के पास जाएंगे, शिवसेना को वोट देंगे? मुझे इस बारे में संदेह है। कर्नाटक के सियासी गलियारे में लगातार हलचल मची हुई है। यहाँ कांग्रेस पार्टी में घरेलू कलह ही खत्म नहीं हो रहा है।
पहले उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर विवाद बना हुआ था, वहीं अब कोलार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से टिकट काटने पर हंगामा खड़ा हो गया है। मौजूदा मंत्री MC सुधाकर समेत 3 विधायकों और 2 MLC ने इस्तीफा देने की धमकी दी है। उनके मुताबिक पार्टी जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रही है। Speaker is coming, but we are going to talk to CM because we are not able to. Our minister colleague, Mr. Suresh, is here. So, Honorable CM has sent word through him, and even our party president DCM also has sent word. So, now giving respect to them, we are now just going to talk to them and then take the next one. इस बीच हाल ही में जदयू से RJD में आई बीमा भारती ने कहा है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने उन्हें सिंबल भी दे दिया है। वे 3 अप्रैल को पूर्णिया सीट से नामांकन करेंगी। गौरतलब है कि यहां से कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव भी टिकट के दावेदार हैं। बिहार में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार खींचतान हो रही है और कुछ भी फैसला नहीं हो पा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश के बाद अब बिलासपुर में भी भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को लोकसभा प्रत्याशी बनाने का विरोध शुरू हो गया है। नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष ने कांग्रेस भवन के सामने धरने पर बैठकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इन सब के बीच दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में कई राज्यों के उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। देश भर के लगभग 600 से अधिक वकीलों ने ऐसे समूहों के खिलाफ चिंता व्यक्त करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है जो न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर कर रहे हैं। चिंता व्यक्त करने वाले देश के जाने माने वकील इसमें शामिल हैं। अधिवक्ताओं के अनुसार ये समूह न्यायिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए दबाव की रणनीति अपना रहे हैं, खासकर राजनीतिक हस्तियों और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों में। उनका तर्क है कि ये कार्रवाइयां लोकतांत्रिक ढांचे और न्यायिक प्रक्रियाओं में रखे गए भरोसे के लिए खतरा पैदा करती हैं। वकीलों का कहना है कि न्यायपालिका के बारे में झूठी कहानियों का प्रचार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वर्तमान कार्यवाही को बदनाम करना और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करना है। तो न्यायपालिका को लेकर वकीलों ने यहां पर अपनी चिंता जाहिर की है। विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विकास, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस पत्र में क्या कुछ लिखा है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए इन वकीलों ने। देखिए, मूल रूप से ये जो पत्र है वो राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन नाम की एक संस्था है जो राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के समानांतर काम करती है। इस संस्था ने चिट्ठी लिखी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, क्योंकि वो देश की न्यायपालिका के प्रमुख हैं, सबसे बड़े जिम्मेदार पद पर, संवैधानिक पद पर चीफ जस्टिस हैं। और जो आरोप आपने अभी कहे ये इस चिट्ठी में लगाए गए हैं कि कुछ मामलों में
सीधे सीधे जुडिशरी पर निशाना साधा जा रहा है, जुडिशरी को पॉलिटिकल डिबेट में घसीटा जा रहा है, कोर्ट की कार्रवाइयों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर के चिंता जताई है इस समूह ने। और मूलतः तो इस चिट्ठी पर हमने जो देखा उसमें राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, लेकिन उन्होंने इसके बाद इस पर देश भर के नामी वकीलों से, जिनमें आपने अभी नाम लिया हरीश साल्वे और भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे भी संपर्क किया और उनसे एक तरीके का कंसेंट लिया है कि क्या वो इस पत्र पर सहमति जताते हैं। तो इन 600 वकीलों ने, जो राजस्थान के बाहर के जो वकील हैं, उन्होंने अपनी सहमति जताई है इन चिंताओं से और इस चिट्ठी का वो हिस्सा बने हैं। अब ये चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पहुंचेगी। जाहिर है उनके पास दो विकल्प होते हैं, एक वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर कोई भी आदेश देते हैं और एक जुडिशियल साइड पे देते हैं। अब चीफ जस्टिस को ये देखना है कि इस चिट्ठी को वो कितना महत्व देते हैं, कितना महत्वपूर्ण समझते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर चीफ जस्टिस के पास कुछ क्या कर सकते हैं, मुझे इसको लेकर कोई बहुत स्पष्ट नहीं हूं मैं कि उनके पास क्या अधिकार हैं कि वो इस चिट्ठी पर क्या डायरेक्शंस दे सकते हैं। जहां तक जुडिशियल साइड पर बात है तो इस पर वो संभव है खुद इस पर एक ब्रीफ हियरिंग करें या किसी बेंच को असाइन करें कि क्या किया जा सकता है इस मामले में। तो बेसिकली मूल रूप से इन लोगों ने, इन सभी जो वकीलों ने ये आरोप लगाए हैं कि जो भी आजकल टीका टिप्पणी चल रही है वो एक आम जनता की नजर में जुडिशरी की अथॉरिटी को गिराती है, उसमें गिरावट लाती है। और इसीलिए उन्होंने ये भी अपना एक समर्थन जताया है कोर्ट की तरफ कि वो पूरी तरह से न्यायपालिका के साथ है, खासतौर से जो सबसे सुपीरियर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो जो भी कार्रवाई कर रही है किसी भी मामले में उसका पूरी तरह समर्थन करते हैं। और जो बाकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई को लेकर के निशाना बनाया जा रहा है उसको लेकर कुछ किया जाना चाहिए, ये इस चिट्ठी का मूल भाव है। बिल्कुल, यहाँ पर विकास न्यायपालिका को लेकर, कोर्ट्स को लेकर हम भारतीयों में बहुत ज्यादा विश्वास है, आस्था है, लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा कि सीजीआई की तरफ से भी कई ऐसे कमेंट्स या ऐसे बयान आए हैं जब उन्होंने कहा है कि राजनीतिक मुद्दों को लेकर या एजेंडे के तहत, हाल में उन्होंने कहा था कि हम भी देखते हैं कि सोशल मीडिया पर हम पर भी कमेंट्स किए जाते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही थी कि क्या किस तरह से गलत खबरें फैलाई जाती हैं और कोर्ट के जो फैसले है उन पर भी यहाँ पर खुलेआम तौर पर उसको लेकर भी कई अपमानजनक या कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। इसको लेकर पहले भी मुद्दा उठ चुका है, लेकिन यहाँ पर 600 वकील एक साथ आए हैं कि कैसे एक एजेंडे के तहत यहाँ पर न्यायपालिका को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ किया जा सकता है? जैसे आपने कहा कि इसको लेकर अभी स्पष्ट नहीं है कि सीजीआई इसको लेकर क्या करेंगे, लेकिन कई अलग अलग मोर्चों पर विभिन्न जजमेंट्स के टाइम पर भी उन्होंने इसका जिक्र किया है। देखिए, इस चिट्ठी की एक जो सबसे बड़ी जो बात है जो हमने देखी है वो ये है कि इसमें कोई इंस्टांस नहीं दिए गए हैं कि कौन से केस के बारे में वो बात कर रहे हैं या किस टिप्पणी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में कोर्ट किस पर कार्रवाई करेगा, ये एक बड़ा जनरल, एक तरीके से एक जनरल आर्ग्यूमेंट रखा गया है। अगर आप वाकई में गंभीरता से कार्रवाई चाहते हैं तो देखिए, जो अगर वकील कोई कोर्ट की कार्रवाई पर टीका टिप्पणी करता है, चाहे वो कितना ही सीनियर एडवोकेट हो, वो बार काउंसिल के बनाए नियमों के दायरे में आता है, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि एक जिम्मेदार जो अधिवक्ता है उसको कोर्ट को एक तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए टू फाइंड द ट्रुथ, सच्चाई तक पहुंचने के लिए। दूसरी बात, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सोशल मीडिया में आए दिन तमाम तरह की टीका टिप्पणी, व्यक्तिगत हमले हमने अलग अलग जजेस को अलग अलग फैसलों को लेकर देखे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोर्ट के सामने जब ये पहले भी इस तरह के मामले लाए गए, चीफ जस्टिस को ये भी बताया गया कि उन पर व्यक्तिगत छींटाकशी की जाती है, टीका टिप्पणी की जाती है, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत हल्की बातें हैं, इनको हम कोर्ट में ज्यादा तवज्जो नहीं देते, हम अपने ऑर्डर से और अपनी जुडिशियल प्रोसीडिंग से जवाब देते हैं किसी भी मामले का। तो ऐसे में ये चिट्ठी ने एक चिंता को जरूर जाहिर किया है। अदालती कार्रवाई में इस चिट्ठी की क्या भूमिका होगी ये आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट फंक्शन नहीं कर रहा है, छुट्टियां चल रही हैं यहाँ पर। लेकिन जो चिंता है, जो एक बाय एंड लार्ज जो मुद्दा उठाया गया है वो ये कि जब फैसला सुहाता है तो हर कोई जुडिशरी की वाहवाही करता है, फैसला अपने खिलाफ आता है तो जजेस को, जजेस के परिवार को, जजेस के
परिवार के सदस्यों तक को निशाना बनाया जाता है। उनको निशाना बनाया जाता है। क्या ये किसी एजेंडे के तहत किया जा रहा है? एक बड़ा सवाल यहाँ पर वकीलों ने उठाया है, न्यायपालिका को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आरती। देखते हैं आगे जब बढ़ता है समय तो इसको लेकर क्या कुछ और डिटेल्स निकल कर आती हैं, किस दिशा में ये जो चिंता है वो आगे बढ़ती भी नजर आएगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 27 और 28 मार्च को मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर वो हैं। इस दौरान उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री YAB दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम से उन्होंने शिष्टाचार भेंट की। भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूत करने के प्रति समर्थन के लिए जयशंकर ने उनका धन्यवाद किया। अपने समकक्षी मलेशिया के विदेश मंत्री दातोश सेरी उतामा हाजी मोहम्मद बिन हाजी हसन से द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं ने राजनीतिक, व्यापार और आर्थिक, रक्षा, डिजिटल, संस्कृति और शिक्षा सहित द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा की। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा 2 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। कुलेबा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार के साथ बैठक करेंगे और अन्य कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा द्विपक्षीय साझेदारी और सहयोग के मामलों पर चर्चा करेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री व्यापारिक प्रतिनिधियों से भी मिल सकते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। के बाद स्वागत है। केंद्र सरकार ने नागालैंड के 8 जिलों और 5 अन्य जिलों के 20 पुलिस स्टेशनों में अफस्पा को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। अशांत क्षेत्रों की श्रेणी में रखे गए इन इलाकों में अफस्पा अधिनियम 1 अप्रैल 2024 से जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में संशोधन को लेकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देश भर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को अब पहले के मुकाबले प्रतिदिन के हिसाब से ज्यादा मजदूरी मिलेगी। सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10% तक का इजाफा कर दिया है। पूरे भारत में औसत मनरेगा मजदूरी बढ़ोतरी 28 रुपए प्रतिदिन है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए औसत वेतन 289 रुपए होगा, जबकि वित्त वर्ष 23 और 24 के लिए 261 रुपए है। सरकार के इस नोटिफिकेशन से पता चलता है कि हरियाणा में प्रतिदिन अधिकतम 374 रुपए मजदूरी मिलेगी, तो गोवा में 10.56% और कर्नाटक में 10.4% में सबसे अधिक प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर मनरेगा मजदूरों को केंद्र सरकार ने दी है बड़ी सौगात। उनकी न्यूनतम मजदूरी दर में यहाँ पर इजाफा हुआ है। शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के स्कोर के आधार पर PhD में दाखिला मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने बताया कि UGC काउंसिल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत PhD दाखिले के लिए नए नियमों को मंजूरी मिली है। इसके तहत नेट स्कोर के आधार पर 3 श्रेणियों में लाभ मिलेगा। जिन उम्मीदवारों का नेट परसेंटाइल अधिक होगा वे श्रेणी 1 में होंगे और JRF सहायक प्रोफेसर के साथ PhD दाखिल व फेलोशिप के लिए भी योग्य होंगे। UGC के इस फैसले के बाद PhD कार्यक्रम में दाखिले के लिए उम्मीदवारों को अलग अलग विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी।
और धार के ऐतिहासिक भोजशाला का हाई कोर्ट के निर्देश पर एएसआई टीम द्वारा लगातार सर्वे कार्य किया जा रहा है। आज 7वें दिन भी सर्वे का काम जारी है। सर्वे के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम धार में भोजशाला परिसर पहुंच चुकी है। परिसर के अंदर प्रवेश करने से पहले सभी की जांच की गई है। इस दौरान परिसर के चारों ओर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अदालत के निर्देश पर एएसआई 22 मार्च से भोजशाला का वैज्ञानिक आधार पर सर्वे कर रही है। जानकारी के अनुसार सर्वे में विशेषज्ञ अधिकारियों के विभिन्न दल परिसर में अलग अलग कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। परिसर के अंदरूनी स्ट्रक्चर, स्तंभों, शिलालेखों का बारीकी से परीक्षण कर केमिकल, ब्रश और मशीन का उपयोग करते हुए सैंपल ले रहे हैं। परिसर के बाहर की ओर भी मिट्टी की खुदाई कर कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है और वैज्ञानिक विधि से परीक्षण किया जा रहा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया। मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है। जहाँ मैं, वहाँ मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। Startup Advisory and Support, SBI Startup Branch पे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। तमिलनाडु से डीएमके ने राजनीतिक दलों को चिन्ह देने के मामले में चुनाव आयोग की आलोचना की है। डीएमके के छात्र विंग के उप सचिव के अमृतसन ने चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए भाजपा से जुड़े दलों को उनका पसंदीदा चिन्ह देने की बात कही है। तमिलनाडु के इरोड से लोकसभा सांसद गणेश मूर्ति द्वारा संदिग्ध आत्महत्या की कोशिश के बाद दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई है। इरोड के सांसद ए गणेश मूर्ति ने आज सुबह कोयम्बटूर के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ा। एक पुलिस अधिकारी ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि एमडीएमके के नेता की सुबह करीब 5 बजे अस्पताल में मौत हो गई। और यूपी के महोबा में देर रात 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर से उनमें आग लग गई। इस हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवरों को जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही थाने की पुलिस, एएसपी, एसडीएम सहित यातायात और फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुंच गए, जहां फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों से बमुश्किल ट्रकों की आग को बुझाया गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को बाहर निकालकर मॉर्चरी हाउस में रखवा दिया है। वहीं पुलिस द्वारा क्रेन की मदद से जलकर खाक हुए ट्रकों को हाईवे से हटाकर यातायात को सुचारू किया गया। कानपुर सागर हाईवे पर जनपद महोबा की खन्ना थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर 2 ट्रक आमने सामने जो है लड़ गए हैं, जिसमें आपस में आग लग गई। तत्काल फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर आकर के उन दोनों ट्रकों में लगी हुई आग को बुझाया गया एवं क्रेन के माध्यम से दोनों ट्रकों को साइड में ले जाया गया। दोनों ट्रकों में एक व्यक्ति जो है मृत अवस्था में निकाले गए, जिनको मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई सुबह की जाएगी और वर्तमान में हाईवे को चालू करा दिया गया।
और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के नानकमता साहिब गुरुद्वारे में बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 2 बाइक सवार हमलावरों ने डेरे बाहर से ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में तरसेम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना का संज्ञान लेते हुए खटीमा के एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष में मौद्रिक नीति समिति के 6 आगामी बैठकों की तारीखों की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक हर साल 6 निर्धारित समीक्षाएं आयोजित करता है, जो कि प्रत्येक अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर और फरवरी महीने में होती हैं। आने वाले वित्तीय वर्ष में ये बैठकें अप्रैल में 3 से 5 तारीख तक, जून में 5 से 7 तारीख तक और अगस्त में 6 से 8 तारीख तक आयोजित होंगी। वहीं अक्टूबर महीने में 7 से 9 तारीख, दिसंबर की 4 से 6 और फरवरी 2025 की 5 से 7 तारीख बैठक के लिए निर्धारित की गई हैं। इन समीक्षाओं के दौरान आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में एमपीसी देश की मौद्रिक नीति के विभिन्न प्रमुख पहलुओं पर निर्णय लेता है, जिसमें रेपो रेट और अन्य नीति दरें, महंगाई दर और जीएसटी वृद्धि जैसे व्यापक आर्थिक मापदंडों पर चर्चा होती है और आरबीआई गवर्नर आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान पेश करते हैं। इसके अलावा ये आर्थिक स्थितियों में अचानक होने वाले बदलावों को संबोधित करने के लिए आउट ऑफ साइकिल समीक्षा भी करता है, जिसके लिए तत्काल मौद्रिक नीति कार्रवाई की आवश्यकता होती है। खबरों का सिलसिला दूरदर्शन न्यूज में जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल न्यूज एट 10 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।